हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बंटी उपन्यास का कथासार। आज हम इसके पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अध्याय 9 से लेकर अध्याय 16 तक को जानेंगे। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मम्मी ने बंटी को बिस्तर पर सुला दिया। धीरे धीरे सुबकते हुए वह सो गया। बंटी ने मम्मी से इस क्रूरता और निर्दयता की कभी कल्पना तक नहीं की थी। अब प्रत्येक पल उसे अपनी उपेक्षा ही उपेक्षा दिखाई देने लगी। उसे लगा कि मम्मी बार बार मुझे ही गलत समझने लगी है। एक बार वकील चाचा ने मम्मी से कहा था कि वह बंटी पर इतना निर्भर करती है कि उसे अपनी ज़िंदगी का केंद्र बनाकर जीना चाहती है। यही गलत है, केवल उसके लिए ही नहीं, बंटी के लिए भी। लेट हिम गो लाइक अ बॉय, लाइक अ मैन। सारे समय अपने में दुबकाए रखोगी तो क्या बनेगा उसका। शकुन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। बड़ी तीव्रता से उसने यह अनुमान लगाया कि बंटी को उसी ने गलत समझा। वास्तव में उस समय उसने किसी भी मूल्य पर बंटी को अपने से अलग रखने की बात सोची ही नहीं। वकील चाचा की ही तरह डॉक्टर जोशी भी कहते हैं कि तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी हो रही हो कि वह पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे उद्यम करने ही नहीं दिया। हाँ, औरतों वाली ज़िद और रोना ज़रूर सिखा दिया। मम्मी बार बार अतीत और वर्तमान के द्वंद्व में डूबने और उतरने लगी। वह कभी बंटी के बारे में सोच रही थी, कभी अपने बारे में और कभी डॉक्टर जोशी के संबंध में। वह सारी बातों, सारी घटनाओं का मन ही मन लेखा जोखा करने लगी। तभी सहसा उसे डॉक्टर जोशी की एक बात याद आई, जिसे उसने एक बार किसी प्रसंग में कहा था कि मनुष्य जब अपने भीतर ही भीतर कुछ गिल्टी महसूस करता है तो वह तर्क से अपने को जस्टिफाई करता रहता है, अपने हर गलत काम को जस्टिफाई करता है। ना करे तो इतना अपराध बोध ढोकर वह जी ही नहीं पाता। यहाँ जस्टिफिकेशन है, वहाँ गिल्ट है। मम्मी अब किसी भी मूल्य पर डॉक्टर जोशी को अपनाना चाहती थी। अब वह सोचने के लिए भी विवश हो जाती है कि बंटी को लेकर उसने अपने जीवन को नरक बना लिया है। उसके लिए उसने अपने अरमानों का खून कर दिया है। अब वही बंटी उसके मार्ग की बाधा बन गया है। जैसे भी हो, उसने अब डॉक्टर जोशी के साथ रहकर अपने नए जीवन जीने की शुरुआत करने का निर्णय कर लिया है। वह चाहती है कि उसकी नई ज़िंदगी के माहौल में बंटी भी साथ रहे और अपने आप को एडजस्ट कर ले, अभियोजित कर ले। लेखिका ने उसकी मनोस्थिति को चित्रित करते हुए लिखा है, उस दिन डॉक्टर की दिलवाई हुई साड़ी पहनकर जब वह गाड़ी में बैठी तो डॉक्टर उसे कुछ देर देखते ही रह गए। वह देखना केवल देखना भर ना था, कुछ था जिसमें रोम रोम जैसे भीगता डूबता चला जा रहा था। शकुन अब दुविधा में फंसी हुई है। उसे अब स्वयं पर आश्चर्य होने लगता है कि अब वह 36 वर्ष पूरे करने को है। इसके बावजूद उसके मन में किशोरवय वाला उल्लास व्याप्त है। इसके साथ ही उसमें यौवन वाली उमंग भी है। बार बार उसके मन में डॉक्टर जोशी का ख्याल आता है, जिसके साथ होते हुए उसकी सुप्त भावनाएं जागने लगती है। शकुन के पूछने पर एक बार डॉक्टर जोशी ने स्वीकार किया था कि उसे अपनी पत्नी की याद बराबर आती है। यह सुनकर वह भी अतीत की स्मृतियों में एक बार चली जाती है। शकुन ने देख लिया है कि बंटी उसके और उसके पति अजय के बीच सेतु नहीं बन सका। इसलिए उसने भी मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि वह बंटी को अपने और डॉक्टर जोशी के बीच बाधा भी नहीं बनने देगी। उसे इस बात का पछतावा है कि उसने अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत और भी पहले क्यों नहीं की।
वह इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि बंटी कभी भी डॉक्टर जोशी को सहन नहीं कर पाएगा। अब वह ऐसी दुविधा में फंस गई है कि डॉक्टर जोशी और बंटी दोनों में से किसी एक का चयन करना है। लेकिन डॉक्टर जोशी ने उसे बताया था कि बंटी थोड़ा प्रॉब्लम चाइल्ड है, इसलिए उसकी समस्या को तो किसी भी प्रकार झेलना ही होगा। इस प्रकार उसका व्यवहार करने का कारण है कि वह तुम्हारे साथ अकेला रहा है। शकुन की पीठ को सहलाते हुए डॉक्टर जोशी उसे सांत्वना देते रहे। अंततः उसने अपने आप को डॉक्टर जोशी के हवाले कर दिया और इस तरह अपने आप को समर्पित करते हुए उसने बहुत कुछ छुपा भी लिया। लेखिका के शब्दों में सारा रास्ता अकेले अकेले चलकर, सारी परेशानियों से अकेले अकेले लड़कर भी ऐसा आत्मविश्वास और ऐसी शक्ति तो उसने अपने भीतर कभी महसूस नहीं की, जो आज अपने को पूरी तरह डॉक्टर के हवाले करके वह महसूस कर रही थी। अपने को पूरी तरह देखकर, निर्दय भाव से समर्पित करके आदमी कितना कुछ पा लेता है। इसके 10वें अध्याय को देखें तो शकुन और डॉक्टर जोशी की शादी एक दिन साधारण ढंग से संपन्न हो गई। पहली बार उसे उसी दिन मालूम हुआ कि मम्मी डॉक्टर जोशी के साथ शादी कर रही है। दूसरे लोगों से भी उसने यह चर्चा सुनी। टीटू की अम्मा ने घर आकर मम्मी को बधाई दी। मम्मी बंटी को डॉक्टर जोशी के घर ले जाना चाहती थी। बंटी को कुछ भी अच्छा ना लगा। मम्मी बार बार उसे आश्वस्त करती हुई कह रही थी, तुझे अच्छा लगेगा बंटी, वहाँ बहुत अच्छा लगेगा बेटे। इधर फूफी भी मम्मी की शादी से प्रसन्न नहीं थी। एक दिन उसने मम्मी के पास आकर कहा कि हरिद्वार जाना चाहती है, वहाँ जाने के लिए उसकी व्यवस्था कर दी जाए। मम्मी ने उससे कारण जानना चाहा। तब उसने उत्तर में कहा, जवानी यूं ही अंधी नहीं होती बहू जी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी। साहब ने जो तो आपकी मिट्टी पलीद हुई और अब आप जो कर रही है इस बच्चे की मिट्टी पलीद होगी। चेहरा देखा है बच्चे का कैसा निकल आया है, जैसे दिन रात घुलता रहता हो भीतर ही भीतर। मम्मी अब और अधिक अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने फूफी के जाने की व्यवस्था कर दी। फूफी हरिद्वार चली गई, लेकिन उसके चले जाने से बंटी के मन में एक प्रकार की पीड़ा थी। उसे लग रहा था कि उसे कम से कम फूफी का तो साथ था, जिससे अब वह वंचित हो गया। दूसरे दिन स्कूल से वापस लौटने के बाद उसे फूफी की बहुत याद आई। इधर मम्मी बंटी को बार बार यह समझाने का प्रयत्न करती थी कि डॉक्टर साहब उसे कितना सारा प्यार करते हैं, वहाँ उसे बहुत अच्छा लगेगा। बंटी के मन में डॉक्टर जोशी के घर जाने का उत्साह बिल्कुल नहीं था। उसे बार बार अपने पापा की याद सता रही है। अचानक उसके मन में ख्याल आया कि उसके पापा तो इस घर का पता जानते ही नहीं। अगर वह आएंगे तो कैसे खबर भेजेंगे। इस प्रकार वह और भी अधिक चिंतित और दुखी हो उठा। जब डॉक्टर जोशी के यहाँ जाने के उद्देश्य से उन्होंने अपना घर छोड़ा, तभी सभी अंदर से दुखी थे, किंतु बंटी के मन में ना तो खुशी थी और ना ही दुख था। अब हम इस उपन्यास के 11वें अध्याय को देखेंगे। मम्मी के स्वागत में डॉक्टर जोशी की कोठी ऐसे चमचमा रही थी जैसे कल ही बनी हो। इसके पहले वह धूल भरी थी। बंटी पहले भी एक बार मम्मी के साथ यहाँ आ चुका है। बंटी जब भी डॉक्टर जोशी को मम्मी के कंधे पर हाथ रखते देखता है, उसे अच्छा नहीं लगता। इसे देखकर वह मम्मी पर से नज़र हटा लेता है। मम्मी और बंटी के स्वागत के लिए डॉक्टर जोशी की कोठी अत्यंत आकर्षक ढंग से सजाई गई। बड़ा सा बेडरूम, हल्की नीली दीवारों पर गहरे नीले पर्दे, सलेटी रंग का कारपेट, नया फर्नीचर, नई अलमारियाँ, नई सजावट, सब कुछ अत्यधिक आकर्षक लग रहा था। मम्मी ने बंटी से पूछा कि बेटा, तुम्हें कैसा लगा कमरा, बताओ तो, पसंद आया? बंटी ने प्रसन्न मुद्रा में उत्तर दिया, अच्छा लगा। यहाँ के खाने की व्यवस्था को देखकर बंटी को दुख हुआ। उसे अपने घर की याद आ गई। कितने स्नेह से फूफी उसे खाना खिलाया करती थी। इसी बीच डॉक्टर जोशी के एक मित्र उनके घर आए।
उन्होंने बंटी से उसका नाम पूछा। उसने उत्तर दिया अरुण बत्रा। उसके इस उत्तर को सुनकर मम्मी चौंक गई और घूर घूर कर उसकी ओर देखने लगी। बंटी यही सोच रहा था कि वह तो बत्रा ही रहेगा, मम्मी की तरह वह नहीं बदलेगा। डॉक्टर जोशी के घर आकर मम्मी के जीवन में एक नया उत्साह आ गया था, लेकिन एक बंटी था जो यहाँ अपने आप को एडजस्ट न कर पाने के कारण एक प्रकार के अजनबीपन की मनोस्थिति से गुजर रहा था। इतना ज़रूर था कि जोत से उसकी दोस्ती हो गई थी। डॉक्टर जोशी के घर में रहकर बंटी अपने आप को उपेक्षित और सबसे कटा कटा महसूस करता है। इससे वह सबसे अपरिचित होता जा रहा था। यहाँ तो उसे आसमान भी अपरिचित लगने लगा है। ऐसी स्थिति में उसे बार बार फूफी की याद आने लगती है। उसके मन में यही भाव बार बार काम कर रहा है कि यह घर डॉक्टर साहब, जोत और अम्मी का है, इसलिए यहाँ से वह वापस चले जाने की बात सोच रहा है। मम्मी और डॉक्टर जोशी दोनों इस बात का भरसक प्रयत्न करते हैं कि बंटी इन बदलती परिस्थितियों में अपने आप को ढाल ले, अभियोजित कर ले, किंतु ऐसा नहीं हो पाता। अपने होते वह मम्मी पर किसी और के अधिकार को सहन नहीं कर सकता। रात को सोते समय बंटी को डर लगता है और मम्मी के साथ सोता है, लेकिन मम्मी है कि डॉक्टर जोशी के साथ विवाहित जीवन का सुख भोगना चाहती है। इस समय बंटी की मनोस्थिति अद्भुत हो जाती है। उसकी मनोस्थिति का विश्लेषण करती हुई लेखिका कहती है कि बंटी को लगा घर से चला था तो बीच रास्ते में आकर उसका अपना घर और बगीचा छूट गया था। यहाँ आकर मम्मी भी छूट गई। पहले ही दिन मम्मी ने बंटी को अन्य बच्चों के साथ सुला दिया और स्वयं डॉक्टर जोशी के कमरे में सोने चली गई। बंटी की आंखें जैसी खुली ही रह गई और अपने अकेलेपन को उसने पाया। वह उठ खड़ा हुआ और मम्मी के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। रोते रोते यह बेहाल हो गया। मम्मी ने दरवाज़ा खोलकर उसे अपनी छाती से लगा लिया। थोड़ी देर बाद वह नॉर्मल हो पाया। उसने आंखें बंद कर ली। मम्मी ने समझाया कि बंटी सो गया है, तो उसने डॉक्टर जोशी से कहा, सुनो, तुम उठकर कपड़े पहन लो, पता नहीं यह सवेरे जल्दी उठ जाए तो अजीब स्थिति पैदा हो जाएगी। बंटी ने देखा कि बंटी की आंखें फटी की फटी रह गई। बाद में उसने देखा कि मम्मी भी हाउस कोट के नीचे उसी रूप में थी। मन ही मन उसने दोनों को बेशर्म कहा और छी छी कर बैठा। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य झूमता रहा। इसका 12वां अध्याय देखेंगे। सवेरा होने पर उसकी आंखों के सामने डॉक्टर जोशी और मम्मी की आकृतियां तैर रही थी। रात में उस दृश्य को वह चाहकर भी भूल ना सका। अम्मी और जोत स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। बंटी भी तैयार होकर स्कूल चला गया, लेकिन स्कूल में भी वह उसी दृश्य के विषय में बार बार सोच रहा था। पढ़ने में उसका मन ज़रा भी नहीं लग पा रहा था। घर में जब बाथरूम में वह स्नान करने गया तो अपने अंग को अपने हाथ में लेकर डॉक्टर जोशी के साथ तुलना कर रहा था। एक विचित्र अपराध भावना से तब उसे घेर लिया। अगली रात भी वैसा ही हुआ। मम्मी डॉक्टर जोशी के कमरे में सोने चली गई। वह बाहर बरामदे में रहा। मम्मी ने यह सोचकर कि बंटी रात को ना डरे, बत्ती जलाकर छोड़ दी। बंटी के मन में पहली रात वाली आकृतियाँ बार बार आ रही थी। कभी भी कहीं भी परेशान हो जाता था। कल्पना में वह भी कर बैठता था जो उसने कभी नहीं किया हो। मन ही मन वह लज्जित हो उठा। बिस्तर छोड़ने की उसे हिम्मत नहीं हो रही थी, किंतु मम्मी ने किसी तरह उसकी लाज बचाई। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर जोशी द्वारा मम्मी की इत्र की शीशी को लेकर पूरे घर में हंगामा मच गया। मम्मी ने तीनों बच्चों से शीशी के विषय में पूछा, किंतु शीशी गिराने का अपराध किसी ने स्वीकार नहीं किया। मम्मी ने बंटी से भी पूछा और उसने नकारात्मक उत्तर दिया। बार बार उसे लग रहा था कि शक उसी पर किया जा रहा है। बंटी
जब स्कूल से वापस लौटा था तब मम्मी उसे बताती थी कि उसके लिए नई अलमारी लगवा दी है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं आती क्योंकि उसमें से दवाइयों की गंध आ रही है। वह इस बात का पूरा विरोध करता है कि उसे यह अलमारी नहीं चाहिए। मम्मी बंटी से आग्रह करती है कि वह डॉक्टर जोशी को पापा क्यों नहीं कहता। वह इसे अस्वीकार करते हुए कहता है कि उसके पापा तो कलकत्ता में रहते हैं। मम्मी उसके इस उत्तर से दुखी और गंभीर हो जाती है। बंटी अपनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लगता है। इन सारी स्थितियों में मम्मी अब बहुत निराश हो गई थी। उसके मन में अब बात साफ हो रही थी कि बंटी को वह वैसा नहीं बना सकती जैसा वह चाहती थी। अम्मी ने बंटी की किताबों को अपनी मेज से उठाकर फेंक दिया। बंटी इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अम्मी को 2 थप्पड़ जड़ दिए। अम्मी ने जोर से बंटी की बाह पर दांत भरकर काट लिया। मम्मी ने बीच में आकर उनके झगड़े को निपटाया। बंटी के मन ही मन फैसला कर लिया कि कल वह अपने पापा को चिट्ठी लिखेगा। इसके 13वें अध्याय में इस नए वातावरण में बंटी का मन बुरी तरह घुटने लगा। अब सब ओर से वह अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगा। ना तो उसका मन अब स्कूल में लग पाता है, ना घर में। वह राजकुमार की जादू भरी कहानी को याद करके अपने दुख को कम करने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब ने बंटी के लिए एक नई मेज़ मंगवाई, किंतु उसे उनकी कृपा नहीं चाहिए। वह मेज की बयान ज़मीन पर पढ़ना पसंद करता है। किसी भी मूल्य पर उपेक्षित जीवन उसे स्वीकार नहीं। वह कभी भी इस बात को नहीं भूल पाता कि जब वह मम्मी के साथ अकेला रहता था तो मम्मी उसके अतिरिक्त किसी और के बारे में नहीं सोचती थी। तब मम्मी पर उसका पूर्ण अधिकार था। लेकिन डॉक्टर जोशी के बीच में आने से उसके एकाधिकार का हनन हो गया। अब उसे अपनी इन समस्याओं का समाधान एकमात्र अपने पापा में दिख रहा था। बंटी की इस मनोस्थिति को डॉक्टर जोशी पूरी तरह समझते हैं, इसलिए वह किसी भी तरह बंटी को समझाना बुझाना चाहते हैं, किंतु वह इतना पॉजेसिव हो गया था कि अब किसी की भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। एक बार डॉक्टर साहब ने उसे अकेले कार में घूमने का वचन दिया, किंतु किसी आवश्यक कार्य से व्यस्त हो जाने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसके परिणाम स्वरूप वह घर के सामानों को इधर उधर फेंकने लगा। मम्मी के लिए ये बातें सहन शक्ति की सीमा से बाहर होने लगी। तब उन्होंने बंटी को डांटते हुए कहा, कोई बात नहीं, समझेगा, मौका बेमौका कुछ नहीं देखेगा बस। एक दिन बंटी जोत से पूछता है कि क्या उसे अपनी मम्मी की याद नहीं आती। उसने कहा, थोड़ी थोड़ी आती है। बंटी जोत से अपने पापा की खूब प्रशंसा करता है। तभी मम्मी उससे पूछती है कि क्या पापा को चिट्ठी लिखेगा। उसने हाँ में उत्तर दिया। बंटी ने अब अनेक प्रकार से मम्मी को सताना शुरू किया। एक दिन स्कूल से लौटकर सीधे अपने पुराने मकान पर चला गया और बगीचे में बैठा रहा ताकि मम्मी उसे ना पाकर परेशान हो, उसकी खोज करे। अपने आहत मन में सोचता विचारता हार थक कर वह वहीं पर सो गया। आखिर मम्मी का मन दुख से तड़प उठा। उसने बंटी से कहा, बोल बोल, तू क्यों यह सब करने पर तुला हुआ है? क्यों अपनी और मेरी ज़िंदगी में जहर घोलने पर तुला हुआ है? कौन सा कष्ट है तुझे यहाँ पर? क्या तकलीफ़ है? रोज़ एक हंगामा खड़ा कर देता है, रोज़ एक तमाशा। कोई कब तक सहेगा और क्यों सहेगा? इन सारी परिस्थितियों से वह ऊब गई थी। बंटी को उसने घर ले जाकर क्रोध से झटक दिया। इधर बंटी के मन में बार बार पापा की याद आने लगी। मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा कि यदि तेरे पापा तुझे अपने पास बुलाना चाहते तो हम भेज देंगे, लेकिन इस प्रकार रोज़ रोज़ हंगामा करने से क्या? बंटी अब स्वयं भी महसूस करने लगा है कि उसकी मम्मी यह भली भांति जान गई है कि उसका मन यहाँ नहीं लग रहा। वह बैठे बैठे स्वप्न ले रहा है। उसने देखा कि गाड़ी नहीं चल रही, मम्मी भी कुछ नहीं बोल रही। यह सब उसका भ्रम है, उसके अपने विचार से ही भटका हुआ। अब हम इसका 14वां अध्याय देखेंगे। बंटी अपने पापा की याद में बराबर खोया सा रहने लगा।
ऐसा लग रहा था जैसे पापा की याद ने उसे विकसित सा बना दिया हो। सब कुछ शांत भाव से सहन करता जा रहा था। वह सहम सहम कर अपना समय काट रहा था। कभी तो उसका मन पेंटिंग करने का होता तो देखता कि रंग की बहुत सारी शीशियाँ टूटी पड़ी हैं। इधर मम्मी की मनोस्थिति भी बिल्कुल बदल गई है, वह भी जैसे उब गई हो। यह एक विचित्र विडंबना ही थी कि जो मम्मी हर पल बंटी पर छाई हुई रहती थी, वही अब उसे अपने मार्ग का व्यवधान मांगने लगी है। कल बंटी के स्कूल से वापस लौटने पर मम्मी घर पर ही थी। मम्मी ने उसे कपड़े बदलने के लिए कहा। बंटी को ऐसा लगा कि मम्मी कुछ ज़्यादा ही परेशान है। मम्मी ने बंटी के पापा के नाम पर खत लिखे। सारे पत्रों को निकालकर दिखाते हुए पूछा, इसमें से क्या कोई चिट्ठी पापा को भेजनी है? वह मम्मी की बातों का उत्तर दिए बिना शांत बना रहा। तत्पश्चात मम्मी ने उसे बताया कि तुम्हारे पापा तुम्हें ले जाना चाहते हैं। अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो रोकना भी ठीक नहीं है। बंटी इस बात से अवगत हुआ कि उसके पापा आ रहे हैं। उनके आगमन की सूचना मिलने पर डॉक्टर जोशी बंटी को लेकर स्टेशन के लिए चल पड़े। बंटी को जाने के लिए मम्मी ने ही तैयार किया था। डॉक्टर साहब ने मम्मी से पूछा, तुम स्टेशन नहीं चलोगी? मम्मी ने जाना अस्वीकार कर दिया। स्टेशन पहुंचने पर बंटी ने अपने पापा को पहचाना और उनके समीप चला गया। डॉक्टर जोशी बंटी के पापा को अपने घर पर ही लाना चाहते थे, किंतु वह तत्काल उनके साथ चलने के लिए सहमत न हो सके। उन्होंने शाम 4 बजे पहुंचने की बात कही। नियत समय पर वह डॉक्टर जोशी के घर पहुंच गए और मम्मी तथा डॉक्टर जोशी के साथ काफ़ी देर तक बातचीत की। मम्मी और पापा में परस्पर औपचारिक बातें हुई। पापा ने बंटी से पूछा, बंटी हमारे साथ कलकत्ता चलोगे ना? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बंटी तो ऐसे प्रस्ताव की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपनी स्वीकृति दे दी। मम्मी भी इस बार उसके मार्ग में कोई रुकावट न डाल सकी। बंटी ने मम्मी से कहा, वह फिर कभी उनके पास नहीं आएगा, पापा के पास ही हमेशा रहेगा। डॉक्टर साहब के घर में होने के कारण मम्मी रो भी नहीं सकी। बंटी सोचता है कि कलकत्ता जाने की बात से मम्मी उसे रोकेगी, दुखी होगी और रोएगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इससे बंटी का मन और भी आहत हो गया। मम्मी अब मानसिक रूप से बंटी को उसके पापा के पास भेजने के लिए आतुर थी। वह चाहती थी कि जाते समय बंटी को कुछ दे दे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह कुछ भी लेने से इनकार कर सकता है। बंटी मन ही मन सोचता था कि कोई तो उसे जाने से रोके, पर कुछ नहीं हुआ। वह आंसू पीता हुआ इधर उधर घूमता रहा। मम्मी सामान जमाती गई। जैसे जैसे समय बीत गया, आंसू भी जैसे भीतर जाकर जम गए। उसे सबसे बड़ा कष्ट इस बात से था कि किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी उसे कलकत्ता जाने से नहीं रोका। आखिर पापा आ गए और वह दौड़कर उनके पास चला गया। उसे विदा करने मम्मी भी आई। मम्मी ने उसे कुछ पैकेट दिए, जिसे निकालकर उसने अलग रख दिया। मम्मी ने बंटी के इस अपेक्षापूर्ण व्यवहार को देखा, फिर भी वह मौन बनी रही। स्टेशन पहुंचने के बाद भी बंटी के मन में ऐसी आशा थी कि शायद मम्मी आए और उसे रोककर उसे कहे कि बंटी मत जाओ बेटा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी। लेकिन उसकी आत्मा निष्फल हो गई। वह अपने पापा के साथ गाड़ी में जा बैठा और गाड़ी स्टेशन छोड़ चली। पापा बंटी को लेकर कलकत्ता पहुंच गए। वह बैठा हुआ पापा को देख रहा है। अंदर से वह घबराहट महसूस कर रहा था। इसका 15वां अध्याय है। बंटी के अपने पापा के साथ चले जाने के बाद शकुन ने ठंडे मन से, शांत भाव से सारी स्थिति पर विचार करना शुरू किया। वह सोचती है कि बंटी स्वयं जाना चाहता था या अजय ही उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। बंटी को उसने इस घर के अनुकूल बनाने का यथासंभव हर प्रयास किया, किंतु इतनी कोशिश करने पर भी वह बंटी को इस घर में रचा पचा ना सकी। वह इसे अपना घर समझा ही नहीं। अजय के साथ बंटी भी उसके जीवन से दूर चला गया। उसे याद आता है कि जब अजय ने बंटी को अपने पास रखने का प्रस्ताव भेजा था तो उसकी तत्काल प्रक्रिया
मिश्रित ढंग की थी। अजय के उस पत्र को लेकर शकुन और डॉक्टर जोशी के बीच काफ़ी बात हुई थी। अजय के यहाँ आ जाने के बाद भी शकुन कुछ स्पष्ट निर्णय लेने में अक्षम रही। कभी कभी वह सोचा करती थी कि बंटी ने कलकत्ता जाने का निर्णय भावुकता और आवेश में लिया होगा और अलग होते समय शायद अपने पापा के साथ जाने से मना कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शकुन बंटी के कारण दुखी है और उसे भेजते समय भी शायद उसने यही सोचा था कि जैसे भी हो बंटी खुश रहे। शकुन सोचने लगी कि बंटी उसके और अजय के बीच सेतु ना बन सका, इसलिए शायद उसे भी कट जाना पड़े। इसी बीच शकुन को याद आता है कि बंसीलाल की बहू के पूछने पर उसने उत्तर दिया था, यह इतने पहले वाले आदमी का बच्चा है। इसके अतिरिक्त यह भी कहा था कि यही दहेज में लेकर आई है। बंटी के साथ जुड़ी सारी यादें शकुन की स्मृति में ताज़ा हो उठी। फूफी ने भी एक बार उसे कहा था, मत इतना सिर चढ़ाओ बहू जी, नहीं एक दिन आप ही दुखी होगी। एक सी ही तो वह सारी बातें थी, किंतु उसके अर्थ बदल गए क्योंकि शायद संदर्भ बदल गए थे। इस घटना के बाद एक प्रकार से सब सोचने लगे थे, लेकिन सब अपने अपने बारे में अपने अपने ढंग से सोच रहे थे। इसलिए लेखिका का यह कहना स्वतः उचित प्रतीक होता है कि सब अपने अपने अहम अपनी अपनी कुंठाओं के संदर्भ में ही सोचते रहे। बंटी के संदर्भ में कभी सोचा ही नहीं। बंटी यहाँ खुश ना था। यही कारण था कि इस घर में वह एक असाधारण बालक की तरह व्यवहार किया करता था। शकुन भी अत्यंत व्याकुल और व्यथित मनोदशा में थी। बार बार उसे बंटी की याद आ रही थी। इसका 16वां अध्याय देखेंगे। बंटी अपने पापा के साथ रेल के डिब्बे में बैठकर जा रहा था। कलकत्ता के विषय में ना जाने उसने क्या क्या और कैसी कैसी कल्पनाएं अपने मन में संजो रखी थी, किंतु यथार्थ की आग में जलकर वह सब राख हो गई। पापा बंटी के दुख को समझ नहीं सकते। उसने सरककर खिड़कियों पर दोनों हथेलियां रखी और बाहर के दृश्य देखने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ पीछे छूट गया है। पापा बंटी को घर ले गए। घर पहुंचकर अजय ने बंटी का परिचय चीनू से कराया। चीनू अभी बहुत छोटा था। उसे ऐसा लगा जैसे यहाँ भी ऐसा कुछ है जो उसके और पापा के बीच दीवार बनकर खड़ा है। उसके पापा की नई पत्नी मीरा को देखा और मन ही मन कहा कि यह मेरी मम्मी नहीं है, इसे मैं मम्मी नहीं कह सकता। पापा की नई पत्नी ने बंटी का बहुत आदर सत्कार किया, स्नेह किया। सामने वाले चेहरे में दीपा आंटी का चेहरा घुल मिल गया। बंटी सोचने लगा कि पापा रास्ते में जिस मीरा की बात कर रहे थे शायद वह यही है। जब उसने छोटे चीनू को देखा तो उसे याद आया कि डॉक्टर जोशी के पुत्र अमी को लेकर उससे कहा गया था, बंटी यह तुम्हारा छोटा भाई है। यहाँ आकर भी वह कुछ ऐसा ही अनुभव सा महसूस कर रहा था। यहाँ भी पापा का एक निष्ठ प्यार चाहिए था जो नहीं मिल सकता था। वर्षों साथ रहने के बावजूद इसी एकनिष्ठ प्यार को प्राप्त करने के लिए मम्मी से वह अलग हुआ था। इस एकनिष्ठ प्यार को ना तो उसकी मम्मी उसे दे पाई और ना उसके पापा दे रहे थे। प्रतिपल वह खोया सा सहमा सहमा सा रहने लगा। इस नए वातावरण में भी वह अपने आप से उतना ही कटा हुआ महसूस कर रहा था जैसा कि मम्मी के साथ रहते हुए कर रहा था। बंटी स्कूल में दाखिले के लिए परीक्षा देने जाता है तो ठीक उत्तर नहीं दे पाता। वापस में नर्वस हो जाने के कारण ठीक उत्तर नहीं दे पाता, जिसके फलस्वरूप स्कूल में उसका दाखिला नहीं हो पाता। अजय ने सोच लिया था कि अगर बंटी को स्कूल में दाखिला नहीं मिला तो उसे हॉस्टल में रख देंगे, इसलिए कि वहाँ हॉस्टल में अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेल कूद कर अपने व्यक्तित्व का सहज विकास कर पाएगा। हॉस्टल का नाम सुनकर और भी कट जाता है। वह सोचने लगता है कि वह पापा से कहेगा कि पापा उसे वापस मम्मी के पास भेज दे। वह यहाँ रहेगा भी नहीं, पढ़ेगा भी नहीं, वह अपने स्कूल में ही पढ़ेगा। रात को जब सोने का समय आया तो उसके सामने वही पुरानी समस्या जो डॉक्टर जोशी के यहाँ थी।
फिर से उसके समक्ष आ गई। पापा ने पूछा, अकेले में डरोगे तो नहीं, सो जाओगे ना? बंटी ने सहमते हुए कहा, हाँ। हाँ तो कर दी, किंतु जैसे ही पापा और मीरा ने अपने कमरे की बत्ती बुझाई तो उसे डॉक्टर जोशी के घर की वह रात स्मरण आई। बंटी के पापा ने कहा कि मीरा को मम्मी कहकर पुकारो। उसे मम्मी की बात याद आ गई जब उसने भी इसी प्रकार डॉक्टर जोशी को पापा कहकर पुकारने की बात कही थी। तब तो उसने बड़े ही गर्वित भाव से कहा था कि उसके पापा कलकत्ता रहते हैं और डॉक्टर साहब को वह पापा कभी नहीं कह सकता। किंतु यहाँ यह पापा का प्रतिवाद ना कर मौन बना रहा। रात को सोते में बिस्तर से ही पेशाब निकल आया। अब भीतर ही भीतर लज्जा का अनुभव कर रहा था। इसी प्रकार पहले भी एक दिन जोशी के यहाँ हुआ था, तब मम्मी ने उसकी लज्जा बचाई थी। पापा ने भी कुछ कहा नहीं, लेकिन वह अपनी अपराध भावना से ग्रस्त हो गया। यहाँ आकर भी बंटी को निराशा ही हाथ लगती है। वह खाना भी नहीं खा पाता। उसके अपने पापा उसकी उदासी के बारे में पूछते हैं। उसने पापा की ओर देखा। उसे बताया जाता है कि वह हॉस्टल में पढ़ने के लिए जा रहा है। बंटी विचारों में लीन है। अंदर से सोच रहा है कि ना पापा मिले और ना मम्मी। उसके पापा कह रहे हैं कि तुम्हें हॉस्टल अच्छा लगेगा, वहाँ तेरी उम्र के बच्चे हैं। अब वह नए सामान के साथ नई जगह जा रहा है। गाड़ी के हिचकोलों के साथ ही वह सो गया। उसे लगा जैसे उसके पापा कह रहे हों, वह सामने तुम्हारा हॉस्टल है। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है और पापा उसे जगाते हैं। वह सारी रात कल्पनाओं के घेरे में कैद रहता है, लेकिन अब वास्तविकता उसके सामने थी। इसे अब हॉस्टल जाना था, इसलिए दुख से उसके नेत्र आंसुओं में डूब गए। लेखिका ने उसकी विषम स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा कि पता नहीं क्या हुआ कि इतनी देर में मन पर रखा हुआ पत्थर जैसे एकाएक दरक गया और ढेर ढेर आंसू उफन आए। भीतर की आंखों में ही नहीं, बाहर की आंखों में भी। वैसे ट्रेन में ही उसे पापा ने बताया था कि देखो, वह सामने तुम्हारा हॉस्टल है। उसने गाड़ी से उतरते हुए अजनबी लोगों के चेहरे धुंधले होते हुए देखे और पापा का चेहरा भी उसके साथ ही धुंधलाकर रह गया। इस प्रकार भरे पूरे संसार में भी बंटी सर्वथा अकेला हो गया है। मम्मी और पापा दोनों में कोई भी उसका अपना न बन सका। मम्मी डॉक्टर जोशी के और पापा मीरा के प्रेम में खो जाते हैं और बंटी की चिंता कोई भी नहीं कर पाता। इस प्रकार माता पिता के होते हुए भी वह अनाथ और असहाय बनकर बिखर जाता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, जिसमें हमने जाना मनु भंडारी जी का उपन्यास आपका बंटी के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।